वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक नया वर्ड आपके सामने है क्रांति। क्रांति क्या होती है? क्रांति होता है जब कोई एक रूटीन चल रहा होता है जो कि पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, तो वो क्या चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं। उस पूरे रूटीन में, जैसे कोई समाज में कोई परंपरा चली आ रही है तो वो चाहते हैं कि ये परंपरा अगर उनके अनुकूल नहीं है तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर वो परिवर्तन आराम से हो जाता है, शांति से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें कोई हिंसात्मक घटनाएं भी हो सकती हैं या विद्रोह भी हो सकता है। तो कोई भी एक परंपरागत जो चला आ रहा है सिस्टम, ठीक है, परंपरागत जो नियम कानून चले आ रहे हैं और वो अब जो वर्तमान में स्थिति है उसके अनुकूल नहीं है, तो उसमें जो चेंजेस चाहिए, जो चेंजेस होने चाहिए, जो परिवर्तन होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्रांति। क्रांति किसी तरीके से भी हो सकती है, हिंसात्मक भी हो सकती है, अहिंसात्मक भी हो सकती है। जैसे आप कहते हो ना कि ग्रीन हरित क्रांति आई थी हमारे यहाँ, तो क्या वो हिंसात्मक थी? क्रांति का मतलब सिर्फ खून बहाना या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। वो इट कैन बी हिंसात्मक और अहिंसात्मक, वायलेंट भी हो सकता है, नॉन वायलेंट भी हो सकता है। जैसे आप कहते हो ना कि दुग्ध क्रांति आई है, ग्रीन हरित क्रांति आई, तो ये मत्स्य क्रांति, ये सब क्या है? ये सब एक बदलाव लाया गया। हरित क्रांति क्या थी कि जब हमने अपने अनाजों के ऊपर वर्क किया है ना, और वो बहुत ज्यादा हमारी पैदावार बढ़ी, उस साल हमने बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए, तकनीक अपनाई, तो क्या हो गया, पैदावार उस साल गेहूं की बहुत ज्यादा बढ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का दौर था। ऐसे ही दुग्ध क्रांति का दौर था जिसमें जो है, जो दूध देने वाले एनिमल्स थे उनके ऊपर काम किया गया, जो दूध वाले थे उनका एक सिस्टम बनाया गया, उनसे कैसे पूरा चेन बनाई गई, कैसे ये जो है पूरा सर्कुलेट किया जाएगा, कैसे इसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। तो वो क्या थी? एक दूध क्रांति। इस तरह से जो है नई चीजें, समय अनुसार नई चीजों को ऐड करना और पुरानी चीजों को परिवर्तित करना, और उससे एक अच्छा, एक नया रिजल्ट आए, मतलब एकदम अमूलचूल परिवर्तन हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रांति। मतलब छोटे मोटे परिवर्तन तो हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन एकदम से पूरी चीज ही पलट जाए, पूरा कार्य करने का सिस्टम ही बदल जाए, तो उसको बोलते हैं क्रांति। तो यहाँ हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पहले चैप्टर में क्यों है? देखिए, आज जो हम बात करते हैं, समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, और जीने के लिए जो जो बेसिक चीजें हैं जिसे आप मौलिक अधिकार में पढ़ते हो, तो वो क्या है? वो हमें संविधान की तरफ से मिली हुई है। तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना। पहले राजा हुआ करते थे, राजा भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना। तो वो जैसा सोचता होगा कि मुझे राज करने के लिए मुझे अपनी प्रजा जो मेरे नीचे है उनको कैसे रखूं, कि मैं जो कहूं ये माने, मेरे हिसाब से चले, ताकि ये पूरा कंट्री मेरे हिसाब से, पूरी जो मेरी सल्तनत है वो मेरे हिसाब से चले, है ना। तो एक इंसान अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ऑटोक्रेट भी हो सकता है ना। तो जब ऐसा होता है कि जो राजा का दौर होता था, वो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको सारे अधिकार मिले, वो राजा के कॉन्शियस पे डिपेंड करता है ना। कुछ राजा बहुत क्रूर हुए हैं, कुछ राजा बहुत अच्छे भी हुए हैं, कुछ राजा के समय में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति तो हुई, लेकिन जनता का जो था वो शोषण भी किया गया था उस प्रगति के लिए। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी नए नए जैसे सड़कें बनवाई, की कुछ लोगों ने सड़कें बनवाई, सराय बनवाए, और भी जो समस्याएं थी, कर को कम किया, अपनी चीजों को मैनेज किया। तो इस तरह से ये राजा के ऊपर डिपेंड होता था, है ना। तो वो एक कोई था नहीं, फिक्स नहीं था। जैसे हमारे पास क्या, एक संविधान है, कानून है, विधायिका है, न्यायपालिका है ना, कि हमारा ये कानून होना चाहिए, और अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए सजा भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है, पूरा एक जनतंत्र चल रहा है जिसमें कि आपको ये अधिकार है, हर किसी को ये पता है कि हमारे पास ये अधिकार है, और वो हर कोई अपने उस अधिकार को ले सकता है, छीन सकता है, लड़ सकता है। अगर उसका वो अधिकार का हनन हो रहा है तो वो केस कर देगा उसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से जो है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, राजतंत्र हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, सिर्फ आप ही क्या नहीं हुआ करते थे, बाहर भी हुआ करते थे राजा, और वो राजा के कॉन्शियस पे था, वो उसकी बुद्धि पे, विवेक पे था कि वो अपनी जनता को कितने अधिकार देगा, कैसे रखेगा, ठीक
ठीक है। तो जो है लेकिन फिर आज आप जो चीजें देख रहे हो वो कहाँ से आई, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आई, लोगों ने विद्रोह किया, लोगों को ये महसूस हुआ कि उन्हें ये अधिकार होना ही चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी समाज में योगदान देते हैं, तो उन्हें ये अधिकार मिलने ही चाहिए। तो इस तरह से जो है लोगों ने अपनी बातें कहीं, राजा के सामने बातें कहीं, राजतंत्र को खत्म किया गया, ऑटोक्रेसी को खत्म किया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया। तो ये एक बार में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो कई जगह पे अलग अलग समय पे क्रांतियां हुई हैं। जैसे सबसे पहली क्रांति कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति को। ठीक है, चलिए चैप्टर पे चलते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि जब इसे आप हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह से जब पढ़ते हो तो ये इजी हो जाता है दिमाग में रखना, एक फिल्म की तरह, है ना। तो एक फिल्म की तरह हम इसको इमेजिन करेंगे, ये एक राजा, क्योंकि उस समय राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो एक राजा होता है जो गद्दी पे बैठता है, वो बहुत कम उम्र का होता है, महज 20 साल का होता है, ठीक है ना। तो वो जब गद्दी पे बैठ, उसका नाम क्या है, लुई 16, ठीक है। लुई 16 जिस समय गद्दी पे बैठता है वो सिर्फ 20 साल का होता है। 20 साल का बच्चा है, वो इतना बड़ा राज चलाना है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, ये इससे उम्मीद नहीं की जा सकती, है ना। तो क्या है, वो किस सन में बैठता है, 1774 में। 1774 में लुई 16 राजगद्दी पे बैठते हैं। अब क्या होता है, जब वो राजगद्दी पे बैठता है तो उस समय जो राज्य की कंडीशन होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा, है ना। राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। वो पैसा कहाँ से आता है, या उस समय उसके जो कोष है उनकी क्या स्थिति है, उस हिसाब से तो वो अपनी सुविधाएं दे पाएगा अपने जनता को। तो होता क्या है, जिस समय वो जो है लुई 16 राजगद्दी पे बैठता है, उस समय लगभग 2 अरब लिब्रे क्या है, करेंसी है फ्रांस की। तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज होता है फ्रांस के ऊपर। कैसे, क्योंकि फ्रांस ने बहुत अगल बगल के जो राज्य थे, जो ब्रिटेन ने हथियाए हुए थे अमेरिका के, उसको छुड़वाने में मदद की, कहीं पे पैसों से मदद की, लोगों की मदद की। तो इस तरह से करते करते उसने बहुत सारी चीजें जो है कर्ज लेके भी की। अब क्या है, कर्ज जब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, समय के साथ नहीं दे पाए, बढ़ता गया, उसपे ब्याज लगा दिया लोगों ने, है ना। तो वो सारी चीजें इंक्लूड होते होते इस समय, जिस समय लुई 16 राजगद्दी पे बैठे थे, 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, ठीक है। आज के हिसाब से 2 अरब बहुत ज्यादा था, उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। तो अब कर्ज तो चुकाना ही था, ठीक है। कर्ज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्या होता था कि जो फ्रांस का पूरा स्ट्रक्चर था, जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, उसको हम पहले देखते हैं। कर्ज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स से, है ना। और वो टैक्स कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा मैट्रिक्स उसके समाज का, फ्रांस के समाज का। तो फ्रांस का समाज कैसा हुआ करता था, फ्रांस के समाज में 3 स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। फ्रांस के समाज के 3 स्टेट थे। पहले स्टेट में आता था पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में आता था कुलीन वर्ग। पादरी आप जानते ही हो, जो चर्च, पहले क्या होता था, धर्म को ही, भाई जब कोई लिखा संविधान नहीं है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप एक समाज में रह रहे हो, आपको उसको किसी ना किसी नियम से तो चलाना ही पड़ेगा। तो क्या होता था, लोग धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से चलाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धार्मिक चीजों से जुड़े हैं, जो उसके संत महात्मा है और मौलवी है या पादरी है, वो जानकार है, तो वो ही तो सबसे ऊपर वाले हाईएस्ट उस पे रहेंगे कि भाई ये सबसे जानकार है ना। तो इन्हीं को सबसे ज्यादा, इन्हीं की कही बातों पे हमको चलना है, इन्हीं की कही भी बातों से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इनका महत्व सबसे ज्यादा होगा। तो जो फर्स्ट स्टेट था उसमें पादरी वर्ग हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा था उसमें क्या होता था, भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके बाद कौन आएगा, कुलीन वर्ग आएगा। कुलीन वर्ग यानी कि जो बहुत धनवान हुआ करते थे, बहुत फैमिली रिच थी उनकी, तो वो लोग भी ऊपर आएंगे। भाई उनके पास पैसा है तो वो क्यों काम करेंगे, वो उनके पास पैसा है तो वो क्यों किसी के पीछे जाएंगे, भाई ठीक है। तो वो आते थे। और थर्ड में क्या है, सारे जितने बचे, यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो किसान हैं, जो थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, सब लोग किसमें आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेट में क्या, बड़े व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, अदालती हैं, कर्मचारी हैं, इनका एक लेवल था। जैसे हम लोग क्या है, मिडिल क्लास, तो हम मिडिल क्लास में भी कई कैटेगरी है ना, अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, है ना। तो मतलब इसमें क्या है कि ऐसा ही है कि कुछ जो है, जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बहुत वैसे जो मतलब ठीक ठाक अवस्था में है वो, फिर उसके बाद किसान है, कारीगर है, ठीक
सबसे नीचे में कौन है, छोटे किसान है, भूमिहीन, मजदूर है, नौकर है, ये सब जो है वो थर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके अब आपने देख लिया कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर था फ्रांस का वो कैसा था। सबसे ऊपर पादरी लोग हुआ करते थे, ठीक है, धर्माधिकारी लोग, मठाधीश लोग, उसके बाद क्या होता था, रईस लोग होते थे जिनके पास बहुत पैसा, अंबानी, अडानी एंड ऑल, और उसके बाद हम जैसे मिडिल क्लास लोग। तो फिर क्या होता है कि टैक्स आप देखते हो, जो टैक्स वैक्स माफ होते हैं वो किन के होते हैं और मैक्सिमम टैक्स किन से लिया जाता है। तो एनी हाउ, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ था कि ये जो टैक्सेस हैं वो किससे लिए जाते थे, थर्ड वाले स्टेट से लिए जाते थे। एक तो उनके पास वैसे ही पैसा कम है, एक तो वो पहले से ही गरीब है, वो पहले से ही दूसरे की नौकरी करने को मजबूर है, लेकिन वो क्योंकि कमजोर है, तो भाई जब कमजोर है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि अब इनके पास तो है तो वो किसके ऊपर डंडा करेंगे, इन्हीं के ऊपर तो डंडा करेंगे, तो इन्हीं से टैक्स लिया जाता था। मतलब अब उस समय की पॉपुलेशन का आलम ये था कि 90% जो वो था वो क्या थे, किसान थे, क्योंकि उस समय तक वो औद्योगिक क्रांति तो थी नहीं, है ना, बहुत सारे उद्योग विकसित नहीं थे, बहुत मशीनें बहुत ज्यादा नहीं, तो मैक्सिमम लोग कृषि पे ही डिपेंड हुआ करते थे। पहली नीड तो यही होती है ना, पहले तो रोटी मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन का किसान हुआ करते थे, लेकिन 60% जमीन किसके पास हुआ करती थी, इन लोगों के पास, पादरी वर्ग के पास और कुलीन वर्ग के पास। तो जब भैया ये कुछ करते नहीं थे तो ये जमीनों का क्या करते थे, ये जमीनों को उनको देते थे, भूमिहीन किसान है, छोटे किसान है, इन लोगों को देके उसके ऊपर खेती करवाते थे और फिर फायदा लेते थे, और जिनके पास होता था उनसे टैक्स के रूप में लेते थे। तो इस तरह से इनका पूरा सिस्टम चलता था। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है, और जो टैक्स लिया जा रहा है वो सिर्फ इतने लोगों से ही लिया जाता है जो ऑलरेडी गरीब हैं, जिन्हें ऑलरेडी असुविधा होती है, जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उनसे ही टैक्स लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, और ये जनता जो है ये परेशान है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए जब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो अचानक से फटेगा ही फटेगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है। अब क्या है, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, इनडायरेक्ट टैक्स लिया। डायरेक्ट टैक्स जो हम यहाँ पर ये लोग राज्य को सीधे तौर पर टैक्स देते थे, उसको हम बोलते थे टाइल। ये होता है सीधा टैक्स जो सीधा राज्य को जनता देती थी। और चर्च भी टैक्स लेता था, उसको बोलते थे टाइल। वो क्या होता था, जितनी आपने खेती की है, जितनी आपकी उपज हुई, इसका 10% आप दे दो चर्च में, ठीक है, तो वो होता था टाइल। अब होता क्या है कि जब ये इतना ज्यादा इनके ऊपर, जितना ज्यादा वहां से प्रेशर आता है, जितना ज्यादा मनी का प्रेशर आता है, उतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है कि आप और टैक्स दीजिए, आप और टैक्स दीजिए। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आता है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो बीच के लोग हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, कर्मचारी हैं, इनके जनरेशन, इनके बच्चे क्या है, पढ़ने लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, उनका दिमाग चलने लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राज्य में, है ना, सबको चला रहे हैं, और हमें ही अधिकार नहीं है, हमें ही बोलने का अधिकार नहीं है, हमारी ही मुंडी दबाए रहते हैं ये लोग। जब मतलब 90% हम ही हैं, हम बेस है, बैकबोन है, तो हमें ही नहीं ये लोग कुछ सेटते। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आई कि इनको टैक्स बढ़ाना था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कर्ज वापस करना था। तो ऐसा रूल था कि राजा डिसीजन नहीं ले सकता अकेले कि हम इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं, उसके लिए उसको असेंबली बुलानी पड़ती थी, तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव बुलाने पड़ते थे, और फिर उन लोगों से राय मशवरा करके अल्टीमेटली फैसला तो राजा का ही होता था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी उसको करनी पड़ती थी। तो लुई 16 ने एक सभा बुलाई, ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव गए। फर्स्ट वाले से 300 लोग थे, और सेकंड वाले से भी 300 मेंबर्स थे, और थर्ड वाले से 600 मेंबर्स गए, ठीक है। तो कुल 1200 लोगों का वहां पर हुआ असेंबली में। लेकिन जो थर्ड वाले स्टेट से जो इतनी सारी जनता थी जो नहीं जा पाई, तो कम से कम उन लोगों ने रिटन में चिट्ठियां लिख के दी, 40,000 के आसपास थी, जो कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां पर वीटो सिस्टम था, एक वोट फर्स्ट स्टेट, एक सेकंड और एक थर्ड के पास था। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को कोई टैक्स वैक्स देना नहीं है, जिसके फायदे की बात है, तो वो तो कहेगा यहाँ बढ़ाते रहो, हमें क्या है, भाई टैक्स देंगे तभी तो ये लोग चलेगा, भाई इनको चाहे मारो चाहे जो करो, भाई जब हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, दूसरों को परेशान होता देख के तो मजा तो आता ही है। तो वो क्या हुआ कि जब वोटिंग की गई तो इन्होंने, पादरी वर्ग ने भी कहा हाँ ठीक है टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें तो देना है नहीं, और कुलीन वर्ग ने भी अपना वोट दे दिया, हाँ ठीक है बढ़ा दीजिए।
अब ये जो थर्ड है इनके पास तो एक ही वोट है, तो अब ये हाँ गए ना गए, मेजोरिटी तो हाँ ही है, तब तो टैक्स से मतलब फाइनल हो गया कि हाँ टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, अब इनको ये लगा कि यार ये क्या बात हुई, मतलब हमें भी एक ही वोट का अधिकार, हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वो करते हैं रखते हैं, तो हमें और अधिकार होने चाहिए ना, हमें तो ये तो हमेशा मेजोरिटी में रहेंगे, इस तरह तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये जितने प्रतिनिधि थे ये वहां से गुस्सा होके आ गए कि हमारी जब सुननी ही नहीं है, हमें जब थर्ड प्रायोरिटी देनी है तो हमें भी आपकी नहीं सुननी है। तो वो सारे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, एक वर्साय में टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए वहां सभी लोग, और उन सब लोगों ने मिलकर एक असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, और जिसका ये टारगेट रखा कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा, एक पर्टिकुलर नियम कानून नहीं बन जाएगा और राजतंत्र का अंत नहीं हो जाएगा, ये असेंबली मांग नहीं होगी। ऐसा हुआ क्यों, इनके अंदर अचानक से इतना ज्ञान कहां से आ गया? ज्ञान आया यहाँ से कि ये जो बड़े व्यवसायी थे, अदालती थे, कर्मचारी थे, तो इनकी जनरेशन जो थी पढ़ी लिखी थी, वो सब जागरूक हो गए, उसमें कुछ विचारक भी हो गए, जैसे रूसो है, यहाँ पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब विचारक, ये दार्शनिक थे हैं। तो दार्शनिक क्या थे, ये अपने विचार देते थे कि यहाँ पर जो है जहाँ जनता है वहां जनतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, लोगों को समानता का अधिकार। तो बाकी लोग जो थे उन्हें भी वो बातें उनकी समझ में आने लगी कि हाँ ये सही है। रूसो ने ये कहा कि जो है ऐसा एक जनतंत्र होना चाहिए जिसमें विधायिका हो, न्यायपालिका हो, संसद हो, जैसे कि जो नियम बनाए लोगों के लिए और जो लोगों से नियम फॉलो करवाए, इस तरह का पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो जो बाकी पीड़ित लोग थे उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि हाँ सही बात है, हमारी भी बात सुननी चाहिए, हम जब इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए कि क्या कैसे काम हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, हमारे लिए कितना उसका यूज हो रहा है ना। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस लोगों में फैलने लगी, किसमें, मध्यम वर्ग में। ये मध्यम वर्ग यहाँ से पैदा होने लगा, तो इसमें वो चीजें पैदा होने लगी कि हाँ जागरूकता आने लगी धीरे धीरे लोगों के अंदर कि हमें ऐसा करना चाहिए। और यही जागरूकता जब बाद में असेंबली बुलाई गई और थोपा जाने लगा कि नहीं अब हमें टैक्स बढ़ाना है, हमें देना है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद ये वहां टेनिस कोर्ट में गए वर्साय के, और वहां पर इन्होंने नेशनल असेंबली की स्थापना की। उसमें एक व्यक्ति जो था वो पादरी था, दैट इज आबे, उसका नाम आबे था, जो पादरी वर्ग से था। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं बड़े उसमें, और एक कुलीन वर्ग से थे जिनका नाम था मिराबियो, जो थे वो कुलीन वर्ग से थे, लेकिन वो चाहते थे ये नियम कानून बदले, ये बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये सब बदलाव आना चाहिए। तो इन लोगों ने जो है इसमें पूरा योगदान दिया, इन थर्ड स्टेट वालों के साथ कानून बनाने में और इनकी पूरा संविधान बनाने में इनका बहुत योगदान दिया। मंच से भाषण दिया, लोगों को जागरूकता बढ़ाई अपने अधिकारों के प्रति, ठीक है, अपने कर्तव्यों के प्रति कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारे पास अधिकार होना चाहिए, दोनों के लिए जागरूकता फैलाई मंच से भाषण देके। तो इस तरह से एक संसद का निर्माण हुआ। ठीक, अच्छा, उस दौरान एक घटना और घट जाती है कि फसल जो होती है वो ठंड पड़ने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है। अब फसल नष्ट हो गई है, टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो क्या होता है, पाव रोटी की डिमांड बढ़ जाती है। अब जब पाव रोटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं, बिना खाए तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता, तो होता क्या है कि लोग विद्रोह करने लगते हैं। अच्छा, उस समय ये अफवाह भी फैला दी जाती है कि भाई जब विद्रोह का समझ में आता है तो जो राजा रहता है वो सेना को शहर में बुला लेता है। तो जब सेना आने लगती है तो लोगों के अंदर ये अफवाह मतलब फैल जाती है कि जो सेना आ रही है, जो बची कुची फसल यहाँ पर है, उसको भी ये लोग नष्ट कर देंगे। तो अब इस तरह से तो जनता बौखला जाती है कि ये क्या है, एक तो पहले से ही पाव रोटी के दाम बढ़ गए, खाए बिना हम मर रहे हैं, इतना महंगा, हमें रोटी इतनी महंगी मिल रही है, तो जनता एकदम बौखला के क्रांति कर देती है। और जो वो बास्तील का आप यहाँ किला देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है कि हथियार वगैरह रखे जा रहे होते हैं, ये एक गढ़ होता है, तो यहीं पे हमला कर देते हैं सब, ठीक है, और इस किले को नस्तानाबूद कर देते हैं। जहां पे हथियार रहता है, तो हथियार तो ताकत की निशानी है ना राजा की, अब वही खत्म हो जाएगी तो राजा कमजोर हो जाएगा, तो इसी पे लोग हमला कर देते हैं, इसी को तोड़ फोड़ देते हैं, जो कैदी होते हैं उन्हें रिहा कर देते हैं, और सारा जो है जितने उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे लिखा होता है फला के नाम पे इतनी जमीन है, अंगूठा लगवाया है, पुरानी फिल्म में देखा है ना, मार मार के अंगूठा लगवा के कागज रख लेता है वो लाला, तो वैसे ही रखा होता है, वो सब जला वला देते हैं, लोग भड़क जाते हैं, और जितना भी उनके पास स्टोर में रहता है सब लूट लेती है जनता।
तो इस तरह से विद्रोह तो होता है, फिर सेना बुलाई जाती है, सेना से मतलब विद्रोह होता है, सेना लोगों को मारती पीटती है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये सब जगह फैल जाता है। धीरे धीरे फ्रांस की कई जगहों पर ये विद्रोह फैल जाता है, क्योंकि हर जगह लोगों को अंदर से तो गुस्सा था ही बहुत ज्यादा, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और फिर जब सुनने में आता है कि हाँ वहां लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो और जनता भड़क जाती है, तो कई जगह पे ये विद्रोह हो जाता है, तो एक क्रांति का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही क्रांति है फ्रांस की, जो शुरुआत यहाँ से हुई थी बास्टील के किले से। ठीक है, अच्छा, जब जनता भड़क जाती है तो फिर सब खत्म ही हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि जो राजा है वो डर जाता है कि अब जनता भड़क गई है, अब तो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। जो कुलीन उलीन वर्ग के थे, जो अपने एसी रूम में बैठ के आराम से मजे ले रहे थे, वो सब भाग जाते हैं अगल बगल राज्य में कि भैया हमें भी ये लोग नहीं छोड़ने वाले। भाई जाहिर सी बात है, अब जो कोई भूख से मर रहा है तो मरने से अच्छा एक लास्ट अटेम्प्ट तो करते हैं ना, तो फिर वो लूटेगा तो है ही। तो ये सब छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं, तो राजा सरेंडर कर देता है कि ठीक है चलो तुम्हारी बात मानी जाएगी। इनकी बात क्या होती है, इनकी बात ये होती है कि जो धर्म का है वो सब खत्म कर दिया जाए, कि जो धर्माधिकारी है उनको सारे राइट दिए गए हैं, कुलीन वर्ग को सारा अधिकार दिया गया है कि इनको टैक्स नहीं देना है, इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो ये सब खत्म कर दिया जाए और राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए और जनतंत्र की स्थापना की जाए। ठीक है, तो राजा साहब मान लेता है कि ठीक है, आप अगर संविधान बनाना चाहते हैं ठीक है बना लीजिए, अब कोई राजतंत्र नहीं होगा, संविधान के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा और किसी को एक विशेषाधिकार नहीं होगा कि हाँ हम कुलीन वर्ग में पैदा हो गए तो हमें ये अधिकार है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राजा मान जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में परिवर्तन होता है। पहले राजतंत्र था, अब वो खत्म हो गया, राजा ने मान लिया कि ठीक है राजतंत्र खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में जनतंत्र की स्थापना होती है। सबसे पहले जनतंत्र की स्थापना होती है, उसकी रूपरेखा क्या है वो चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, तो जब ये हुआ कि आपको राजतंत्र नहीं चलाना है और लोगों को अधिकार देने हैं, सबको अधिकार होने चाहिए और सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए राज्य चलाने में, तो कुल मिला के वहां पर बात की जा रही है संवैधानिक तंत्र की, है ना। अब संवैधानिक एकदम से डेमोक्रेसी तो नहीं आ जाएगी, है ना। वहां राजा है तो राजा का अस्तित्व तो रखना ही पड़ेगा, तो वह उसको हम क्या नाम देंगे, संवैधानिक राजतंत्र। यानी राजा है, हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द स्टेट राजा है, लेकिन संविधान के अंतर्गत सारे नियम कानून संविधान के अंतर्गत है, एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है। अच्छा, क्या सिस्टम बनाया गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 एजेंसियां बनाई गई हैं, ये 3 बनाए गए हैं जिसके अनुसार शासन चलेगा, जिसके अनुसार राज्य का पूरा कार्य चलेगा। अच्छा, क्या है न्यायपालिका का, तो आप जानते ही हैं न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको पालन करवाना, उसको रेगुलेट करवाना, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करना। ठीक है, ये न्यायपालिका का है कि भाई कोई किसी के अधिकार का हनन हो रहा है या कोई कुछ गलत काम कर रहा है संविधान के अनुसार, तो वो कहाँ जाएगा, सारा न्यायपालिका में। ये तो आपको क्लियर है। अब क्या है, यहाँ कार्यपालिका है। कार्यपालिका जो काम बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको निष्पादित करवाना, उसको करवाना, उसका रेगुलेशन कराना। ठीक है, अब कार्यपालिका में हेड कौन है, सम्राट। कौन उसका ध्यान देगा, कैसे क्या करवाना है, उसका हेड है। लेकिन जब सम्राट अब क्या है, अब निरंकुश नहीं है, वो किसके अधीन है, अब नेशनल असेंबली के अधीन है, जो कि विधायिका है ना। जैसे आज भी है, आपके प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, वो क्या है, लोकतंत्र है ना, वहां पर उनकी जवाबदेही होती है। लोकतंत्र जो बड़ी असेंबली है, तो वहां पर उनको वहीं से चूज किया जाता है, वहां पर बैठना होता है, वहां लोगों की बात सुननी होती है ना, वो निरंकुश नहीं है। उसी तरीके से सम्राट है, वो निरंकुश नहीं है। नेशनल असेंबली, उसमें कितने सदस्य होते थे, 745 सदस्य। अब आप सोचोगे 745 ही सदस्य हुए फाइनली, बाकी कहाँ गए। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर चुनाव होता था। कैसे, अब इसमें भी ट्विस्ट है। इसमें क्या है कि जो पूरी जनता थी उसको 2 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, अब सक्रिय नागरिक जो थे उनको मताधिकार मिले हुए थे। अच्छा, सक्रिय नागरिक कौन थे, जो कि टैक्स देते थे, है ना। जो टैक्स देते थे वो कितने थे, लगभग 2.8 करोड़ की जनता में सिर्फ 40 लाख लोग ऐसे थे जो टैक्स पेयर थे, जो पढ़े लिखे थे, जो कुछ काम करते थे। उन्हीं को, सिर्फ जो टैक्स पेयर थे उन्हीं को ये अधिकार दिया गया कि हाँ भाई आप टैक्स देते हो तो आपको ही राइट है कि आप इसमें भाग ले सको। ठीक है, उनको सक्रिय नागरिक बनाया गया। और निष्क्रिय नागरिक उन सबको बनाया गया जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, 25 साल से छोटे हो गए, या जो
कि ऐसे पुरुष थे जो बहुत छोटे हैं, जो काम करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन सबको किस में रखा गया, निष्क्रिय नागरिक में, जो कि लगभग 30 लाख पुरुष महिलाएं बच्ची सब मिला के 30 लाख कम से कम थे, तो उनको निष्क्रिय में डाल दिया गया। वो टैक्स पेयर नहीं है तो वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे आप डेमोक्रेसी देख रहे हो तो महिलाएं भी तो जाती है, वो है ना। इससे मतलब नहीं है कि जो टैक्स दे रहा है वही जाएगा, है ना भाई। जो उस चीज का जिसके ऊपर असर आ रहा है आपके नियम कानून का, वो ये राइट रखता है कि उसमें उसकी भागीदारी हो आज के जनतंत्र के हिसाब से। लेकिन उस समय जो बना था उसमें ये नहीं था। उसमें जो सिर्फ टैक्स पेयर्स थे उन्हीं को सक्रिय नागरिक दिया गया, कहा गया, और उन्हीं को मताधिकार दिए गए। वो चुनते थे निर्वाचक, वो 50,000 चुनते थे उसमें से, और फिर वो वोट देते थे नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने के, ठीक है। अब नेशनल असेंबली से मंत्री बनाए जाते थे और सम्राट, मंत्री कौन डिसाइड करता था, सम्राट के हाथ। अब इस तरह से पूरी चीज कंट्रोल में आ गई। बस इसमें एक क्या ड्रॉबैक था कि ये जो इन्होंने अपने मतलब के जो लोग नहीं थे, जो काम के लोग नहीं थे, उनको हटा दिया गया, उनको निष्क्रिय नागरिक में डाल दिया गया। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग महिलाएं, है ना। महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अब देख रहे हैं आप कि संविधान बन चुका है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, लगभग जनतंत्र लागू हो चुका है, न्यायपालिका बन गई है, कार्यपालिका बन गई, विधायिका बन गई है, और कुछ लोगों को कुछ अधिकार भी दिए जा चुके हैं। जो जन्म से अधिकार प्राप्त थे वो खत्म किए जा चुके हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो पूरा तंत्र था, इसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसा सब कुछ था, और बाकी जो छोटे लोग थे उनकी क्या स्थिति थी। ओके, कि फ्रांस का क्या सामाजिक ढांचा था, क्या सामाजिक स्ट्रक्चर था, उसमें कौन कौन से स्टेट थे, कैसे लोग कैटेगराइज थे, कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, कैसे राजतंत्र चलता था। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर कैसे विद्रोह की भावना आई, कैसे वो उनके अंदर जागरूकता आई कि अपने अधिकारों के प्रति, समानता के अधिकार, अपने जीवन के अधिकार के लिए, और दार्शनिकों का उद्भव कैसे हुआ, और उन लोगों ने क्या लोगों में जागरूकता फैलाई। उसके बाद कैसे राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, और कैसे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, और कैसे क्या क्या नियम कानून बने। उसके बाद समाज का क्या स्ट्रक्चर बना, उसके बाद समाज की क्या कार्यकारिणी हुई, किसको सक्रिय नागरिक बनाया गया, किसको निष्क्रिय नागरिक बनाया गया, किसको कौन से अधिकार दिए गए। अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे पूरी तरह से राजा का तंत्र यानी राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, और कैसे पूरी तरह से गणतंत्र की स्थापना हुई, जो आज हम देख रहे हैं। इस गणतंत्र की स्थापना पूरी तरह से कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कैसे आया, और साथ के साथ उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, है ना। महिलाओं की स्थिति भी हमेशा से अच्छी नहीं थी। जो आपको लगता है कि जो बैकवर्ड देश है उनमें भी महिलाओं की स्थिति जो है खराब है, फॉरवर्ड वाले तो अच्छे ही है, वहां तो सब हमेशा से सब कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने भी एक फेज देखा हुआ है ना। तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं ने अपने लिए क्या संघर्ष किए, और कैसे उनको वो अधिकार मिले, मताधिकार तक वो पहुंचे, और कैसे उनको सारे अपने अधिकार मिले, कहाँ, उसके लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, ये आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।